राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। रायपुर के मदन सिंह चौहान को मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री ने पंढरपुर में कई सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण। 2 मार्गों के चौड़ीकरण की रखी आधारशिला। देश में अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर पहुंची। और मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु पर दुख जताया। घटना की पुनरावृत्ति रोकने दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार आज प्रदान किए गए। सरकार ने 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। आज जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, गायक अदनान सामी, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, एयर मार्शल डॉक्टर पद्म बंदोपाध्याय और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लोक और सूफी गायक श्री मदन सिंह चौहान को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। मदन सिंह चौहान, कला, लोक गायन। वहीं 2021 के पद्म पुरस्कार कल प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 965 के 5 खंडों और श्री संत तुकाराम पालकी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 965 जी के 3 खंडों को 4 लेन का बनाने की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कें विकास का प्रवेश द्वार होती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए विशेष रास्ता बनाया जाएगा ताकि भक्तों को सुगम और सुरक्षित मार्ग मिल सके। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठावाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
दिवे घाट से मोहोल तक लगभग 221 किलोमीटर के संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के निर्माण पर 6,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसी तरह 130 किलोमीटर लंबे पातस से टोंडेल बोंदले तक के संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के निर्माण पर 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कल कोविड के लगभग 11,451 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके की खुराक मौजूद है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रदेश में कल 9,333 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला है। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के मरईगुड़ा लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। श्री बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लिंगनपल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी, जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है, हमारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी, और ये नहीं होना था जो हुआ है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कल रात हुई इस घटना में 4 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। जवान जिन्होंने घटना का अंजाम दिया उनके हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात और स्पष्ट हो सकता है तो चारों मृतक का भी पोस्टमार्टम करने की फॉर्मेलिटी की जाए। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मीडिया को घटना के बारे में जानकारी दी। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरईगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पे फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान, इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए हैं और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। सीआरपीएफ और जिला पुलिस मिलकर अभी रायपुर में उनका इलाज चलेगा, अग्रिम इलाज जो है, और वो लोग का कंडीशन स्टेबल है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने एक शिविर में एक जवान के अपने साथियों पर गोलियां चलाने की घटना के मामले की जांच का आदेश दिया है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में।
रायपुर में आज से आयुर्वेद के जरिए पुरानी बीमारियों और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला शुरू हुई। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित इस 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में 11 राज्यों के 30 से अधिक चिकित्सा प्राध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में काय चिकित्सा की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरुणा ओझा ने बताया कि कार्यशाला के दौरान प्रतिदिन 4 व्याख्यान होंगे। उन्होंने बताया कि व्याख्यानों के साथ प्रतिभागियों को शासकीय फार्मेसी, स्थानीय DTL और परिसर स्थित औषधि उद्यान का भ्रमण भी कराया जाएगा। इसमें 9 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स, 27 पार्टिसिपेंट्स यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ ही 7 स्टेट्स के रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट अगले 5 दिनों में आने वाले हैं। रिसोर्स पर्सन में हमारे यहाँ दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और के बड़े बड़े संस्थानों से यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से ऐसी व्याधियाँ जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिसीजेस हैं, लिवर डिसीजेस, इनके बारे में विशेष रूप से व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए जो हमारे कैंपस में हर्बल गार्डन है, DTL है, ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, यहाँ की फार्मेसी है, उसका भ्रमण भी उन्हें कराया जाएगा। आज के व्याख्यान सत्र में मधुमेह और लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला पर्व मातर प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दुर्ग जिले के ग्राम पाऊवारा और चिंगरी में भी मातर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान अखाड़ा समिति द्वारा करतबों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही गांव में गेड़ी नृत्य और राउत नाचा का भी प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दीपावली के दौरान प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार के साथ ही यहाँ का रहन सहन और खान पान छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है छत्तीसगढ़ की भी। दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के वातावरण में मनाते हैं। पहले दिन लक्ष्मी पूजा, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन भाई दूज मातर का। आज हमारे गांव में भाई दूज का कार्यक्रम है मातर का, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूं। संपूर्ण प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में, आपस में सद्भाव और भाईचारे के वातावरण में मनाते रहें। ये हमारी संस्कृति है, इसको बना कर रखें, यही निवेदन सबसे करता हूं। राउत नाचा मंडली द्वारा गांव भर में घूम घूम कर राउत नाचा का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य की विशेष पूजा करते हैं। ये त्योहार धरती पर जीवन के स्रोत सूर्य देवता की उपासना के रूप में पवित्रता और समर्पण के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार श्रद्धालु आज नहाए खाए कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आज सुबह गंगा स्नान किया और प्रसाद के लिए जल अपने साथ लेकर घर पहुंचे। आज दिन भर में वे सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करेंगे, जिसे कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। खरना कल होगा। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की आराधना के साथ व्रत खोलेंगे। लोगों में अब जैविक उत्पादों को लेकर आकर्षण बढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है। कई किसान भी स्वस्फूर्त जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं बलरामपुर के सूबे टोप्पो। एक और जहां इन दिनों किसान रासायनिक खादों की किल्लत से जूझते नजर आते हैं, तो वहीं जिले में शंकरगढ़ ब्लॉक के सरगवा गांव के किसान सूबे टोप्पो किसानों की रासायनिक खाद लेने की लाइन से हटकर खुद अपने घर पर ही जैविक खाद तैयार कर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सूबे ने बताया कि लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग से उनके खेत में पैदावार में कमी के साथ साथ जमीन भी बंजर होने लगी थी, लेकिन अब जैविक खेती के माध्यम से उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिला है। साथ ही आर्थिक लाभ भी हो रहा है। जी सर, उसमें बहुत सारे नुकसान था। जो बाजार से दवाई लेकर आता था उसमें से काफ़ी नुकसान था और उसमें से कीटाणु नहीं मरती थी। लेकिन अब जैविक खेती जो कर रहा हूँ तो उसमें से कीटाणु मर रही है, उसमें से लाभ हमको मिल रहा है। सर उसमें देखे तो रासायनिक तौर में दवाई लाता था तो उसमें 2000 का लाता था और 2000 में मेरे को नुकसान पड़ा, और जो जैविक खेती किया तो उसमें से मैं उसमें लाभ हुआ, हमको नुकसान नहीं हुआ।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।